पीएम मोदी की घोषणा के साथ पूर्वांचल में चुनावी बयार। पूर्वांचल की सीटों पर पीएम संभालेंगे कमान। जटिल सीटों पर मंथन जारी। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को वाराणसी से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। पीएम के प्रत्याशी बनने के बाद पूर्वांचल में चुनावी बयार ने रफ्तार ले ली है। प्रधानमंत्री के लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने पर काशी में अलग उत्साह है, साथ ही आसपास के जनपदों पर भी उसका असर साफ है। बनारस के साथ पूर्वांचल में 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी जटिल सीटों पर भाजपाई धुरंधरों का इंतजार है। केंद्रीय नेतृत्व 2019 में हारी हुई सीटों पर गहन मंथन करने में जुटा है, तो वहीं गठबंधन दलों को भी खुश करने की चुनौती केंद्रीय नेतृत्व को है। यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार वाराणसी इस लोकसभा चुनाव का केंद्र बिंदु रहेगी। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी घोषित होने से साफ है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्वांचल पर सर्वाधिक फोकस करेगी। चंदौली सीट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के मैदान में उतरने से ये सीट भी चर्चा में रहेगी। आजमगढ़ में सपा का चेहरा चुनावी संघर्ष तय करेगा। पूर्वांचल की जटिल सीटों पर मोदी मैजिक पार्टी का सबसे बड़ा भरोसा है। वहीं राम मंदिर माफियाओं पर कार्रवाई समेत मोदी की गारंटी के बल पर चुनाव में भाजपा जनता के बीच जाएगी। तो वहीं जौनपुर सीट पर राजनीतिक दिग्गजों की निगाहें हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह पर भाजपा ने दांव लगाया है। इस सीट पर धनंजय ने भी ताल ठोक दी है। तो वहीं पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा भी आम है। लालगंज सीट से नीलम सोनकर पर भी दांव लगाया गया है। इन सीटों पर वाराणसी, आजमगढ़ और चंदौली अभी भाजपा के कब्जे में है। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन। ग्वालियर में बोले राहुल, भारत में पाक से दोगुनी बेरोजगारी मोदी ने छोटे व्यवसाय खत्म किए। राहुल गांधी ने कहा, आज देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह पाकिस्तान की तुलना में दोगुनी है। हमारे पास बांग्लादेश, भूटान से भी अधिक बेरोजगारी युवा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल ने यह बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज रविवार को ग्वालियर में कही। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, अंबानी के यहाँ बेटे की शादी हो रही है तो वहाँ दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, यहाँ आप लोग भूखे मर रहे हैं। इससे पहले राहुल ने ग्वालियर के देवास गार्डन में अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों से संवाद किया। मोहना में रोड शो किया। यात्रा की शेड्यूल में बदलाव के मुताबिक राहुल पहले दिल्ली और फिर वहां से बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं। वे पटना में INDIA गठबंधन की रैली में शामिल होंगे। 4 मार्च को यात्रा पूर्व शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े अरबपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर दिया। ये जो कर्ज का पैसा था वो देश के लोगों का था, जिसे टैक्स से जुटाया गया था। अगर मोदी सरकार अरबपतियों के लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर सकती है तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकती। ताइवान के विदेश मंत्री ने भारत मीडिया को इंटरव्यू दिया। चीन बोला, उन्हें झूठ फैलाने का मंच ना दें। ताइवान का जवाब, हम कठपुतले नहीं। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने हाल ही में एक भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। अब चीन ने इस पर आपत्ति जताई है। भारत में मौजूद चीनी एम्बेसी ने शनिवार को कहा कि भारतीय मीडिया की वजह से ताइवान को अपनी स्वतंत्रता की वकालत करने और दुनिया में झूठ फैलाने का मंच मिला है। चीन ने कहा कि ये वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीन के बयान का जवाब देते हुए ताइवान ने कहा, भारत और हम 2 आजाद लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों में से कोई भी चीन की कठपुतली नहीं है जो उसके हुक्म का पालन करे। चीन को दूसरे देशों के सामने दादागिरी करने की जगह खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले चीनी एम्बेसी ने अपने बयान में कहा था, वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है। ताइवान हमारा हिस्सा है और जिन भी देशों के चीन के साथ कूटनीतिक रिश्ते हैं उन्हें हमारी नीतियों का सम्मान करना होगा। भारत सरकार भी आधिकारिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करती है।
विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था पर हुआ मंथन। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी में सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ, स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2024 के अंतर्गत विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत के स्वाभिमान को प्रतिष्ठित करते हुए विक्रमादित्य की न्याय दृष्टि का जन जन में व्यापक प्रसार आवश्यक है। विक्रमादित्य ने उत्कृष्ट न्याय, प्रशासन और जन कल्याण का जो उदाहरण स्थापित किया है, उसकी चर्चा देश दुनिया के विभिन्न लोक अंचलों में प्राप्त होती है। विक्रमोत्सव आज संपूर्ण दुनिया में विविध मुखी संकल्पनाओं के कारण अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाला उत्सव बन गया है। विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य का अवदान राजस्थान के दूरस्थ अंचलों तक रहा है, जिस पर व्यापक शोध होगा। राजस्थान में विक्रमादित्य के शौर्य एवं पराक्रम के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया। बीकानेर जिले के बीकमपुर गांव का संबंध विक्रमादित्य से रहा है। आने वाले समय में उज्जैन के साथ उस क्षेत्र के रिश्ते को देखने के लिए शोध कार्य करवाया जाएगा। संगोष्ठी में कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल थे। संगोष्ठी में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित, कार्य परिषद सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा, संजय नाहर, कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, मुद्रा शास्त्र के विशेषज्ञ डॉक्टर आरसी ठाकुर, डॉक्टर प्रशांत पुराणिक, डॉक्टर राकेश धंड, डॉक्टर मीरा जैन, डॉक्टर रमन सोलंकी ने विषय के विभिन्न प्रश्नों पर प्रकाश डाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में स्टूडेंट्स को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज मैदान में कहा, प्रदेश में कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि किसी ने ऐसा किया तो वह जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। यही नहीं, उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी भी सरकार जब्त कर लेगी। इस दौरान योगी ने 1500 स्टूडेंट्स को टैबलेट और 3000 स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन दिया। सीएम ने 26 माध्यमिक विद्यालयों में 17.35 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अलंकार के कामों और 141 माध्यमिक विद्यालयों में 7.58 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 330 प्रीमियम स्मार्ट क्लासरूम का शिलान्यास भी किया। 4 इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को उन्होंने स्मार्ट क्लास का प्रमाण पत्र भी सौंपा। समारोह में योगी ने कहा कि यूपी में सिर्फ स्मार्ट सिटी ही नहीं होगी, बल्कि स्मार्टफोन और स्मार्ट क्लासेस से जुड़कर यूपी के युवा पूरी दुनिया के सामने स्मार्ट युवा बनेंगे। योगी ने कहा, नवंबर 2021 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना लॉन्च कर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य युवा शक्ति को डिजिटल सक्षम बनाना है, ताकि भविष्य में कोरोना जैसी कोई महामारी पठन पाठन को बाधित न कर पाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।